हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार लेट्स क्वालिफाई नाउ में। दोस्तों, आज की इस क्लास में रीजनिंग फॉर बीपीएससी एंड रीजनिंग फॉर बीएड एग्जामिनेशंस के लिए देखने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हैं, मुझे उम्मीद है इसके लिए। और आज इस क्लास का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल एग्जाम टू एग्जाम मैंने क्वेश्चंस को टारगेट किया है और सेम तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम टू एग्जाम इस क्लास में भी टारगेट किया गया है। जिस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सेम क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन भी आप लोगों को काफी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी स्टूडेंट्स बिहार एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए भी मैंने क्लासेस स्टार्ट किया है। सुबह 7 बजे से लाइव मैं ले रहा हूं रीजनिंग फॉर एसएससी 2026 के लिए। नाम मैंने दिया है एसएससी 2026 के लिए, लेकिन ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस एंड रेलवे एग्जामिनेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने बिल्कुल टॉपिक को डिटेल्स वाइज करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ, साथ में पीवाईक्यू सभी चीजों को मैं टारगेट करके चल रहा हूँ। और सुबह 8 बजे से मैं बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए मैंने स्टार्ट किया है। उसमें भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो आप सभी उस क्लास में भी जरूर जुड़िए हमारे साथ। और बैंकिंग के लिए भी मैंने क्लासेस को स्टार्ट किया है। साथ ही साथ आपको पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ आप लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं या वैकेंसीज आए हुए हैं, सभी के लिए मैंने रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी वहां पे जुड़ेंगे जिस भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं। और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1, डाइस का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं इसमें आपको पीवाईक्यू भी देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न। ऐसा नहीं है कि जैसा क्वेश्चन जैसा बिल्कुल लेवल इजी करके मैंने डाल दिया है, जो मैंने 100 क्वेश्चंस को डाल दिया, नहीं, बिल्कुल एग्जाम टू एग्जाम मैंने क्वेश्चंस को टारगेट किया है। एक ही डाइस का दो सिचुएशन दिया गया है, स्थिति दिया गया है। आप देख रहे हैं, आपसे ये पूछा है कि जिस फेस पे लेटर एच है, कैपिटल लेटर की बात हो रही है, कैपिटल लेटर, यहाँ पे दो एच का यूज किया गया है, एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। तो आपसे पूछा है कि जिस फेस पे कैपिटल लेटर है, मींस एच की बात कर रहे हैं, कैपिटल एच, ठीक है, उसके अपोजिट सरफेस पे कौन सा सिंबल या एलिमेंट्स होगा, ये आपसे पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले टारगेट करेंगे कॉमन। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये आई दिख रहा है कॉमन। अगर इस आई के एंटी क्लॉकवाइज में मैं चलूं तो मुझे क्या मिल रहा है? आई के बाद एच। और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है क्लॉकवाइज में? एट द रेट। तो यहाँ से मुझे क्या निकल कर आ गया कि जो कैपिटल लेटर एच है, इसका अपोजिट सरफेस पे कौन सा एलिमेंट होगा? तो एट द रेट होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सीरीज का प्रश्न है, 5, 18, 70, 278 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, क्या एडिशन चल रहा है? हो सकता है एक साथ दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज किया जा रहा हो सकता है ज्योमेट्रिकल पैटर्न चल रहा हो। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से थोड़ा सा कीजिए और इसका सही आंसर बताइएगा क्या बनेगा। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, 5 से 18 पे चलेंगे, आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। 18 से 70 पे चलेंगे, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। इसके बाद 70 से 278 पे चलेंगे तो मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 आप करेंगे। तो जब आप 278 278 से यहाँ पे चलेंगे तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5 और माइनस 2। जब 5 से गुना करेंगे
यही हो रहा है ना, सही है। जब आप 5 से गुना करेंगे आपको मिलेगा यूनिट प्लेस पे 0, 8 पचे 40, 2 5 या 15, ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15 आएगा ना, मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा 5 से 18 पे आने के लिए, 5 से 18 पे आने के लिए मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, यहाँ पे जब आप चलेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 चौक 72 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, और यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, और यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो भी मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 करना पड़ेगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, और जब 32 आएगा ना यूनिट प्लेस पे 2, और माइनस 2 आप करेंगे तो आपके पास यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, और 0 आपके पास एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं इसका पूरा आंसर निकाल देता हूं, देखिए क्या आएगा। 28 और 3 31, 3 और 4 दूनी 8, 3 11, माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 1110 आएगा, और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये है लेटर एनालॉजी से प्रश्न। जब भी लेटर एनालॉजी का प्रश्न आता है आप लोगों को ध्यान रखना है लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि उसका पैटर्न इसमें यूज हो जाता है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, अब मुझे बताइए आपके पास बैक्टीरिया गिवन है और बैक्टीरिया का रिलेशन इसके साथ दिया गया है, तो दोनों में क्या पैटर्न या रूल्स चल रहा है? जो भी पैटर्न चलेगा या जो भी रूल्स चलेगा सेम आप इसमें अप्लाई कर देंगे, कर देंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे दिया गया आपके पास BACTERIA, इसके बाद इसका जो रिलेशन दिया गया ये है EXFWBUFX, ये दिया गया। इन सभी के बीच में रिलेशन क्या चल रहा होगा? जब आप B से E पे चलेंगे तो आपको करना पड़ेगा +3, A से X पे चलेंगे -3 करना पड़ेगा। अब बोलेंगे कैसे भाई मेरे, अब इसमें A का पोजीशन 27 लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग जब मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था या फिर अल्फा न्यूमेरिक, उसमें मैंने इन चीजों को क्लियर किया था, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, हाल ही का वीडियो है, हाल ही का लेक्चर है, मुश्किल से 1 महीने हुए होंगे उसके। T+3 आप करेंगे तो आपके पास लेटर F आएगा, और T+3 करेंगे आपके पास W आएगा, और E में -3 करेंगे तो B आएगा, R में +3 करेंगे तो U आएगा, I में -3 करेंगे तो F आएगा, और A में -3 करेंगे तो X आएगा। फर्स्ट लेटर में +3 हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर है W, है ना, +3 करेंगे तो आपके पास आएगा Z सभी ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, C कैंसल। नेक्स्ट लेटर है, पूरा लेटर में लिख लेता हूं, OUNDS, यही है। नेक्स्ट में -3 हुआ है, -3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा लेटर L, Z के बाद L आएगा, ऑप्शन नंबर डी कैंसल। नेक्स्ट में +3 होगा, +3 करेंगे तो 24 पे आएगा X, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा यहाँ पे B में प्लस हुआ है, C में प्लस हुआ है, T में प्लस हुआ है, R में प्लस हुआ है, और A में माइनस हुआ है, E में माइनस हुआ है, I में माइनस हुआ है, और A में माइनस हुआ। अच्छा देखिए सब ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है इसमें, आपको लग रहा होगा कि पहले प्लस हुआ है फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए क्या किया है, इसमें जो भी वॉवेल्स आपको दिखाई दे रहा है सभी वॉवेल्स में इसने -3 कर दिया, और जितने भी कॉन्सोनेंट आपको दिख रहा है इन सभी कॉन्सोनेंट में +3 कर दिया, ठीक है। तो मेरे भाई O वॉवेल है तो -3 करेंगे, U वॉवेल है -3 करेंगे, U -3 करेंगे तो आपके पास आएगा लेटर R, N कॉन्सोनेंट है +3 कर दीजिए, Q आएगा, D कॉन्सोनेंट है +3 कर दीजिए, G आएगा, S कॉन्सोनेंट है +3 कर दीजिए, V आएगा, और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इन चीजों को ध्यान से पकड़ने वाली बात है
मुझे लगा कि ये फर्स्ट लेटर में प्लस हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा चल रहा है। लेकिन नहीं, जब मैंने ध्यान से चीजों को देखा तो मुझे क्या देखने को मिला कि वॉवेल में -3 हुआ है और कॉन्सोनेंट में +3 हुआ है। मुझे ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे चलिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। इसमें जो भी स्पेशल सिंबल्स दिख रहे हैं, इसके प्लेस पे मैथमेटिकल सिंबल्स को पुट अप करना होगा। जब आप मैथमेटिकल सिंबल्स को यहाँ पे रख लेंगे, इसके बाद आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। देखिए, अगर मैं एट द रेट की मैं बात करूं, मेरे भाई एक ध्यान दीजिएगा, एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एडिशन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवीजन। परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हैशटैग बता रहा है सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे लगा दीजिए बोर्ड मास। बोर्ड मास लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29 प्लस 128 भाग 16 गुना 7 माइनस 22। 16 से जाएगा ये 16 25 80, 16 96 8 टाइम्स जाएगा 16 28 से, और 8 गुना 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56, और 29 में 22 को माइनस कर देंगे तो आपके पास मिलेगा 7, और इस 7 को इसमें जोड़ दीजिए, आपके पास आ जाएगा 63, और ये 63 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हमारा बेहतरीन आंसर बना है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न है। तो ध्यान से, लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जब जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपके लिए एग्जामिनर लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चंस अच्छा खासा रखता है और इसका अच्छा खासा लेवल रहता है। तो जब भी मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, या प्रैक्टिस सेट बोलिए या मॉक टेस्ट बोलिए फॉर बीपीएससी या बीएड के लिए, तो इसमें तो वो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखने को मिलेगा, अदर टॉपिक से मिलेगा, साथ में लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी से आपको देखने को मिलेगा। बताइएगा। देखिए, यहां पे आपसे ये बोला गया है कि सम सीरियस मिस्टेक वर फाउंड, some serious mistake were found in the technical section of a company. कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ध्यान रखना है। जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और जिस भी सेक्टर से क्वेश्चंस होता है, सेक्टर मींस जिस भी विभाग से प्रश्न होता है, आप उसके हाईएस्ट अथॉरिटी मानकर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। और आपको कभी भी कठोर डिसीजन नहीं लेना है, हार्ड डिसीजन नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। हार्ड डिसीजन नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न में ये पूछा है कि सम सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के तकनीकी विभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। कोर्स ऑफ एक्शन है, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को फर्स्ट नंबर बोला गया है कि एन इफिशिएंट टेक्निकल A team should be appointed to check the technical errors. तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। सही बात है भाई, अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं कंपनी में, मशीनरी में, है ना भाई, इंडस्ट्री है, उसमें बहुत तरीके के मशीनरी चीजें होती हैं, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया, तो उस टेक्निकल इश्यूज को देखने के लिए एक टेक्निकल टीम को नियुक्त किया जाना चाहिए। आपका फर्स्ट में ही रहेगा, आप तो फर्स्ट में ही कार्रवाई करेंगे ना। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप हायर करेंगे, या फिर इमरजेंसी के लिए आप बाहर से बुलवाएंगे टीम को। तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो अ रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इशूड टू ऑल द एम्प्लॉइज इन्वॉल्व्ड इन द इरेगुलरिटीज। अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों के कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
अगर जो भी इंडस्ट्रीज में वहां पे कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है ना, तो उनके लिए नोटिस जारी करना चाहिए कि हाँ भाई इसका जवाब दो, क्यों नहीं हुआ, क्या तुमने मेंटेनेंस नहीं किया, क्या तुमने सही तरीके से इन चीजों को चेक नहीं किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। नोटिस में ये हार्ड डिसीजन नहीं ले रहा है, ये नोटिस जारी कर रहा है कि इसका तुम जवाब दो। ठीक है, तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं और इसका बेहतरीन आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। बताइएगा, ये आ गया आपका एज से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस देखते होंगे कि रीजनिंग के सेक्शन में डाल देता है, तो घबराने का नहीं है। एज बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, वहां से तो आप लोग खींच ही लेंगे उन चीजों को। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे साथ महारथी लोग जुड़े हैं, आप सभी से क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे। तो चलिए मैं भी इसकी शुरुआत करता हूं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले ये बोला गया है कि ए इज 25 ईयर्स यंगर देन बी। ए है वो बी से 25 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो ए और बी को अगर मुझे बराबर करना होगा तो मुझे क्या करना होगा कि ए बराबर बी माइनस 25, यही तो आप करेंगे ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि a इक्वल्स टू बी माइनस 25 करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा। बताइए, और इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे बोला गया है कि द एज ऑफ बी वुड बी डबल द एज ऑफ सी आफ्टर 15 ईयर्स। बी का एज 2 गुना हो जाता है, कब? 15 वर्ष के बाद, अभी नहीं। 15 वर्ष जब होगा, आने वाला 15 वर्ष जब भी पूरा होगा, उस समय बी का एज सी का 2 गुना हो जाएगा। अगर मानकर चलिए कि बी सी का एज 15 वर्ष के बाद 30 वर्ष हो जाता है, तो बी का एज 15 वर्ष के बाद 60 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि b प्लस 15, 15 वर्ष के बाद बोला है ना, तो b प्लस 15 इक्वल्स टू 2 गुना c प्लस 15। कर सकते हैं ना यहां से। अच्छा, यहां से जब आप b की कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b प्लस 15 बराबर 2c प्लस 30। और यहां से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन आएगा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन तब होगा जब आप बी के प्लेस पे ए के प्लेस पे, या तो नहीं, ए नहीं है, बी माइनस 25 है, नहीं अभी ये काम नहीं कर सकते, अभी इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला गया है कि द करंट एज ऑफ बी 3 टाइम्स द करंट एज ऑफ सी। वर्तमान का जो उम्र है बी का, ये 3 गुना है किसके कंपैरिजन में? जो वर्तमान में सी का उम्र है। अगर अभी वर्तमान में सी का उम्र मानकर चलिए कि 30 वर्ष है या 20 वर्ष है, 20 वर्ष मान लीजिए, तो बी का उम्र कितना हो जाएगा? 3 गुना 60 हो जाएगा। तो यही चीज बोला गया है। अब ये दोनों को इक्वल कीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर करना होगा, तो b इक्वल्स टू 3 गुना सी करेंगे, यही करेंगे ना भाई। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस b की वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट अप कर दूं तो क्या c का निकल जाएगा? बताइए, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए, मैं इक्वेशन 2 एंड 3 को टारगेट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कौन कौन से इक्वेशन को? इक्वेशन 2 एंड 3 को मैं टारगेट कर रहा हूं, सोल्व कर रहा हूं। तो यहां से मैं b के प्लेस पे 3c को मैं रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो आप यहां पे जो ये दिया गया है कि b प्लस 15 बराबर 2c प्लस 30, ये जो दिया गया है, आप इस b के प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं 3c प्लस 15 इक्वल्स टू 2c प्लस 30। क्लियर है? और यहां से आप c की वैल्यू निकाल लीजिए, तो c ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 15 ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से निकल कर आ जाएगा c बराबर 15।
C बराबर 15, और जब मेरे भाई C का 15 आ गया तो यहां से B का एज निकाल लेंगे, ये तो करंट एज निकल कर आया है। हाँ जी, तो यहां से B इक्वल्स टू कितना था, 3C था ना, 3C था, तो B इक्वल्स टू हो जाएगा 3 गुना 15 इक्वल्स टू 45, तो B का एज कितना आ गया, 45 आ गया। और जब B का एज 45 आ गया तो A का एज दिया गया था कि B माइनस 25, और B का एज 45 है, तो यहां से आप A का एज नहीं निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, A इक्वल्स टू 45 माइनस 25 आप कर लीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। और यही 20 वर्ष आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी फॉर धुरंधर। उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास है प्लैनेट, आपके पास है मार्स, आपके पास है वेनस, ग्रह, मंगल, शुक्र, तीनों में कौन सा डायग्राम है, कौन सा शेप है जो बिल्कुल सही रिलेशन को बता रहा है, बताइए। देखिए, प्लैनेट के अंदर मार्स भी आ जाएगा और वेनस भी आ जाएगा, लेकिन मार्स और वेनस दोनों अलग अलग प्लैनेट है, अलग अलग ग्रह है। तो इसका जो बेहतरीन आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आप बाहर वाले सर्कल को प्लैनेट मान लीजिए, ग्रह मान लीजिए, एक अंदर वाला एक सर्कल है, इसे मान लीजिए मार्स मान लीजिए या वेनस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिजली बिल नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी मान लीजिए, और ये वेनस मान लीजिए। तो बेहतरीन आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे आते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था से प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट का भी मैंने क्वेश्चंस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल मैं लेवल टू लेवल टारगेट करके क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं, ऐसी बात नहीं है। जब आप सेशन को देखेंगे मजा आने वाला है। देखिए, यहाँ पे आपके पास बोला गया है कि 8 पर्सन है, फेसिंग नॉर्थ है। कहाँ दिया गया है, फेसिंग नॉर्थ है, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। स्ट्रेट लाइन को लीनियर भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को रो भी बोलते हैं, रो ROW, ठीक है। तीन चीजों को ध्यान रखिएगा, या तो रो बोलेगा, या स्ट्रेट लाइन बोलेगा, या सिंपली लाइन बोल देगा, है ना। तीन चीजों को ध्यान देने वाली बात है, मतलब सीधी रेखा। जब भी फेसिंग नॉर्थ होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना ये साइड व्यक्ति का राइट होगा और ये साइड व्यक्ति का लेफ्ट होगा। चलिए, टोटल पर्सन 8 है। अभी लाइन को मैं ड्रॉ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहां से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तो आप फंस जाएंगे, आपके पास फिर पॉसिबिलिटी बनते जाएगा। लेकिन अगर ये कंफर्म दे दिया कि हाँ भाई ये पर्सन है, वो राइट एंड पे है या लेफ्ट एंड पे है, या राइट एंड से इतने पोजीशन पे या लेफ्ट एंड से इतने पोजीशन पे है, तब वो होते हैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। वहां पे आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जहां पे कुछ भी नहीं दिया है वहां पे लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर मानकर चलिए मैं इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, मैं मानकर चल रहा हूं कि नहीं दिया, ठीक है, और आप इस तरीके से 8 पर्सन को ड्रॉ कर लिए और आप स्टार्ट कर दिए कि एस है वो टी के सेकंड लेफ्ट में, और टी को यहाँ बैठा दिए, एस यहाँ आएगा। इस कंडीशन में टी यहाँ भी होगा, एस यहाँ भी होगा, टी यहाँ भी होगा, तो एस यहाँ होगा, तो पॉसिबिलिटी बढ़ते चला जाएगा ना। तो इससे बेटर है कि आप लाइन को ड्रॉ ही ना करें, ठीक है। पढ़ते चलते हैं, जहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा वहां से बैठाते चलेंगे। एस है वो टी के सेकंड लेफ्ट में, तो सबसे पहले मैं टी को बैठाता हूं। मानकर चलिए कि टी यहाँ पर है, फेसिंग नॉर्थ है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे एस आ जाएगा, सभी व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में। डब्ल्यू है वो पी के थर्ड लेफ्ट में है, अभी ना तो डब्ल्यू आया ना तो पी आया, इग्नोर कीजिए। टी है वो किसके बीच में, पी और वी के, पी और वी के बीच में। हो सकता है पी यहाँ हो तो वी यहाँ पे हो, वी यहाँ पे हो तो पी यहाँ पे हो, इसे भी इग्नोर कीजिए, अभी इसे भी इग्नोर करना है। हाँ, अगर आपको ये लगे कि मुझे बार बार स्टेटमेंट ना पढ़ना पड़े तो आप ये काम कर सकते हैं कि P के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 W है, और T है वो P और V के बीच में है। P यहां होगा तो V यहां होगा, V यहां होगा तो P यहां होगा, ठीक है। आगे चलिए, S है वो V के थर्ड लेफ्ट में। अगर मानकर चलिए कि V को यहां दे दिए तो क्या S है वो V के थर्ड लेफ्ट में जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ना जी ना, गलत बात। तो सही बात क्या है कि यहाँ पे आप P को डालिए और यहाँ पे आप V को डालिए। अब यहां से आप V के रिस्पेक्ट में S को देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे बाएं आ गया,
कहानी खत्म, ये वाली डाउट भी क्लियर हो गई। आगे बोला गया है कि W है वो U के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। हमें नहीं पता अभी U कहाँ पे बैठेगा जो, लेकिन अभी बस सिंपली यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया साइड में। R के बारे में बोला गया है कि R है वो थर्ड राइट में P के, P यहाँ पे आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब R यहाँ पे आएगा। आगे चलिए, और क्या बोला गया, और कुछ भी नहीं बोला गया, और कुछ भी नहीं बोला गया। अब देखिए क्या है कि P के थर्ड लेफ्ट में W है, P यहाँ पे है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे कौन आ जाएगा, W है। और U के इमीडिएट राइट में W बैठा हुआ है तो U को यहाँ देंगे। एक व्यक्ति बचा हुआ है कौन सा, P Q Q, Q को यहाँ दे दीजिए। कहानी खत्म, मैटर सोल्व। ये क्वेश्चन ऐसा है मुश्किल से 15 सेकंड का काम है, समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं। आगे बढ़ते, आपसे पूछा है कि S के फोर्थ राइट में कौन है, S यहाँ पे फेसिंग नॉर्थ है तो 1 2 3 4 R है। बेहतरीन आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कोडिंग डिकोडिंग। इस कोडिंग डिकोडिंग जो ये टाइप देख रहे हैं इसे बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। ठीक है, आपसे पूछा है कि बताइए ये जो पे वर्ड है इसका कोड क्या बनेगा। सबसे पहले आप ये टारगेट कीजिए कि पे कहां पे है ना। तो अगर आप पे को देखते हैं तो फर्स्ट लाइन में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इग्नोर कीजिए। आगे चलिए, यहाँ पे भी पे नहीं है, इग्नोर कीजिए। पे यहाँ पे, पे यहाँ पे। अब मुझे क्या करना होगा कि अगर पे यहाँ पे है तो इसके अलावा पे और तो कहीं पे नहीं। अगर और कहीं पे होता तो मैं केवल पे का कोड चेक कर लेता, लेकिन और कहीं पे नहीं है तो इसके अलावा मुझे प्लीज और अटेंशन ये दोनों वर्ड का कोड चेक करना पड़ेगा, और जो वर्ड जो कोड बच जाएगा वो पे का हो जाएगा। तो प्लीज यहाँ पे है और प्लीज है फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन क्या देखने को मिला, अब बोलेंगे ZUW, ये मिला। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि प्लीज का कोड हो गया ZUW। आगे चलिए, अटेंशन ये रहा, अटेंशन, ये अटेंशन फर्स्ट लाइन में भी है, सेकेंड लाइन में भी है और थर्ड लाइन में भी है। ये तीनों में जो कॉमन देखने को मिला है, ओ अब मिस्टेक हुआ ना, जो मैंने बिना देखे यहाँ पे ZUW को मार्क कर दिया, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ZUW तीनों लाइन में है। देखिए ZUW है यहाँ पे, ZUW यहाँ पे भी है और ZUW यहाँ पे भी है, ये है ना। इसका मतलब ये है कि ये किसका कोड आ गया, अटेंशन का कोड आ गया। तो प्लीज का कोड क्या होगा, इसके अलावा PUW है, PUW को दे दीजिए ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड बचा हुआ है पे, यहाँ पे कोड बचा हुआ है RUW, तो हमारा जो आंसर बनेगा ये बनेगा RUW। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। आगे चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सीरीज का प्रश्न है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए 62 से 74 पर गए तो आपको करना पड़ा प्लस में 12, 74 से 80 पे गए तो प्लस में 6, 80 से 86 पे गए प्लस 6, 86 से 95 पर गए प्लस 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 से 6 पे आप चलेंगे ना तो आपको गुना करना पड़ेगा 0.5, और 6 से 6 पे चलेंगे तो मल्टीप्लाई 1, 6 से 9 पे चलेंगे मल्टीप्लाई 1.5, तो 9 से जब आप आगे चलेंगे तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। मतलब 95 से यहाँ पे जब आप चलेंगे ना तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा प्लस 18, और प्लस 18 ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, 8 5 13, और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। मिस्टेक हुआ है क्या, अगर मैं यहाँ पे 113 मान लूं तो आगे हमारे पास आएगा इसका मल्टीप्लाई 2.5, तो क्वेश्चन मार्क पे जो भी नंबर आएगा इसमें ऐड करेंगे कितना, 18 का 2 गुना 36, और 18 का आधा हो जाएगा 9, 45, यहाँ पर 45 जोड़ना पड़ेगा। अब बोलेंगे ऐसे कैसे, देखिए 18 में आप अगर 2.5 से गुना कर रहे हैं तो इतना नहीं करना है, आप सिंपली समझिए कि एक बार 18 को 2 गुना कर दीजिए और एक बार 18 का हाफ कर दीजिए, हो जाएगा ना, 18 दूनी 36 और हाफ करेंगे तो 9, दोनों को ऐड कर दीजिए 45।
कहानी खत्म होगी। ठीक है, अगर 45 113 में जोड़ते हैं तो हमारे पास मिल जाता है 158। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चेक करने के लिए मैंने इन चीजों को क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। यहाँ पे देखिए, जो ये 52 दिया गया है और ये जो 91 दिया गया है, यहाँ पे है आपके पास 72 और ये रहा आपके पास क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मजा आ रही हो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। देखिए, आप ये देखिए कि कौन सा कॉमन नंबर है जिसमें दोनों नंबर आ जाते होंगे। आप बोलेंगे 13, 13 4 जा 52 एंड 13 7 जा 91। भाई ये तो इंग्लिश मीडियम की हो गई। सीधा हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ा, 13 चक 52, 63 91, कहानी खत्म। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 चक 72 और यहाँ पे आ जाएगा 18 सत्ते, 18 सत्ते 26 से 126। दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है करने का। आगे चलिए, ये है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 बताइएगा। देखिए, स्टेटमेंट बोला गया कि सीरियल्स और सॉप्स आर अ रीजन फॉर डेवलपिंग नेगेटिव टेंडेंसीज इन वुमेन। सीरियल, प्रशासन, नाटक महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। कौन बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है। अजम्पशंस है, न्यूज फर्स्ट अजम्पशंस, न्यूज़पेपर हाईलाइट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स फर्स्ट एंड देन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। भाई न्यूज़पेपर की तो बात ही नहीं हुई है ना, यहाँ पे सीरियल और प्रसारण की बात हो रही है। न्यूज़पेपर कहां से आ गया, इसको हटा दीजिए, कहां, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले निगेटिव दे रहा है फिर पॉजिटिव दे रहा है, इस पे तो हम बाद में आएंगे। न्यूज़पेपर की तो कहानी ही नहीं हो रही है। जो चीजें नहीं, बात ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट में जो चीजें नहीं है वो अजम्पशंस में आ जाए, फॉलो नहीं करेगा। सेकंड पे आ जाइए, द अटेंशन गिवन टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स इज मच हायर देन दैट गिवन टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। नकारात्मक पहलुओं पर दिया जाने वाला ध्यान सकारात्मक पहलुओं पर दिए जाने वाले ध्यान से कहीं अधिक है। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका जो इम्प्लीसिट हो रहा है, केवल सेकंड इम्प्लीसिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे चलते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, क्लॉक का प्रश्न है। आप लोग क्लॉक के क्वेश्चंस को देखते होंगे, उसमें क्या होता है, कभी गेन होता है टाइम, कभी लॉस होता है टाइम, मतलब कभी टाइम बढ़ जाता है, कभी टाइम घट जाता है। सेम टाइप के प्रश्न है यहाँ पे। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में और ये पूछा है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही चल रहा है ना क्वेश्चन, अब आपको थोड़ा सा मजा आने वाला है क्योंकि पीवाईक्यू भी देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बीच बीच में पीवाईक्यू डाल देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग की बत्ती जली रहे। और ये क्वेश्चन पूछा था 8 मई 2022 को, 8 मई 2022 को पूछा हुआ है। बीपीएससी 67th का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है ये। सबसे पहले अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको ये बोला गया है कि कोई एक घड़ी है जिसको राइट टाइम पे सेट किया गया है 8 बजे सुबह। एक काम करते हैं, बिल्कुल राइट टाइम यहाँ पे मैं लिख दिया कि चलो ठीक है, राइट टाइम पे सेट किया गया इस घड़ी को और टाइम था सुबह के 8 बजे। हो गया। आगे बोला गया है कि ये घड़ी गेन कर गया। ये घड़ी क्या हुआ, गेन किया। और कितना गेन किया, आप बोलेंगे 10 मिनट। और ये 10 मिनट कितना गेन किया, तो आप बोलेंगे 24 घंटा। बोला गया ना कि 10 मिनट बढ़ गए, कितने देर में, 24 घंटे में। ये घड़ी को सुबह 8 बजे सही समय पे सेट किया गया। होता है ना भाई, कभी आपका घड़ी स्लो हो गया या फास्ट हो गया तो आप क्या करते हैं, सही टाइम पे सेट करते हैं उसको, राइट टाइम पे सेट करते हैं। तो उसी तरीके से इस क्लॉक को भी राइट टाइम पे सेट किया गया। लेकिन ये बोला गया है, ये कहा गया कि जब घड़ी में 24 घंटा पूरा हो गया ना, तब 10 मिनट फास्ट हो गया ये घड़ी। तो एक बात मुझे बताइए,
अगर मैं इस 10 मिनट को मैं घंटे में चेंज कर दूं आर में, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? आप लिखेंगे 10/60 और 1/6 घंटा हो जाएगा, ये होगा ना। अब यहाँ पे ये भी घंटे हो गए और ये भी घंटे हो गए, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा काम इजी होगा। 24 आवर्स प्लस 1/6 आवर्स कर दें तो हमारे पास कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो 144 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस में 1/6, मतलब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 145/6 घंटे। अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टाइम को कैलकुलेट करना। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके पास टाइम ये बोला गया है आगे चलकर कि व्हाट विल बी ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 पीएम। अगर दोपहर के 1 बजेगा तब घड़ी में कितना टाइम इंडिकेट करेगा? तो एक बात बताइए, 8 बजे सुबह से लेकर, मानकर चलिए टुडे की बात हो रही है, एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा 8 AM। अगर आप लेते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन, तो यहां से यहां पे कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटे हो गए। और आपको 1 PM पे जाना है, तो 8 में जब आप 5 घंटा जोड़ देंगे तभी तो आप जाएंगे। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 24 घंटा ये और 5 घंटा ये दोनों मिल जाएगा तो आपके पास कितना निकल कर आ गया? आप बोलेंगे 30 घंटा, सॉरी 29 घंटे, 29 आवर्स, 29 घंटे हो गए ना, 29 घंटे हो गए ना। अब अगर 29 घंटे पे इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ पे 1 घंटे की वैल्यू निकाले ना भाई। अब एक चीज बताइए, मैंने जो यहाँ पे लिखा कि 10 मिनट गेन कर गया 24 घंटे में, है ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दी मैं आर में कि 1/6 घंटे 24 घंटे में किया, और इसी को मैं लिख दिया यहाँ पे 1/45 लिख दिया था। तो 29 घंटे की भी तो मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास करेक्ट टाइम क्या आ जाएगा? अगर आप करेक्ट टाइम निकालेंगे, क्योंकि 29 घंटे आप ले रहे हैं, इसका मतलब आप करेक्ट टाइम निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए, आपके पास आ जाएगा 24 गुना 6 गुना था 29, और इसे डिवाइड कर दीजिए 145 से। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया? भाई मेरे, आपने ये लिखा था ना कि 10 मिनट हो गए 24 घंटे में, तो इसे आप घंटे में चेंज कर देंगे तो 1/6 और 24 घंटे में, और इसी को आपने कैलकुलेट किया था तो 24 घंटे की निकाले थे तो 145 आया था, 145/6। तो जब आप इसको ये साइड करेंगे तो 24 गुना 6/145 आएगा। वही चीज तो यहाँ पे किया गया है। इतना तो आप लोग जानते होंगे कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि बीपीएससी का स्टूडेंट है और इतना नहीं जान रहे हैं तब तो दिक्कत वाली बात है। आगे चलिए, आगे अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 24 गुना 6 करेंगे तो मुझे मिलेगा 144, और गुना 29/145, 145 29 से कटेगा, कटेगा ना, 5 5 से कट जाएगा ना ये। और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 पचे 40 और 8 पचे 40, ये बन गया। मतलब ये आ गया 28 घंटा, 28.8 घंटा ही आएगा ना। ठीक है, अब इसे मैं एक काम करूं कि ये तो आपको 28 घंटा क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये भी तो दिख रहा है 0.8 आवर्स। और इसे भी जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे भाई, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये घंटे में है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे? 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 48 मिनट आएगा। इसका मतलब ये है कि जो टाइम आपके पास देखने को मिला वो है 28 घंटा 48 मिनट, यही है ना। और 8 बजे में, 8 बजे एएम सुबह में अगर आप 28 घंटा जोड़ते हैं
सबसे पहले 24 घंटा लीजिए, 28 घंटा को 2 पार्ट में तोड़िए, एक 24 घंटा और एक 4 घंटा, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर आप 24 घंटा लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 8 बजे सुबह अगले दिन। ये 8 बजे सुबह कौन सी बात कर रहा है? नेक्स्ट डे की बात कर रहा है, अगले दिन की। और इसी में आप 4 घंटा और जोड़ेंगे तभी तो 28 घंटा होगा। तो 8 4 12, 12 बजेगा, और यहाँ पे मिनट है कितना आपका? 48, मतलब 12:48। और ये आपके पास दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। समझाने के लिए मुझे इतने लिखने पड़ते हैं, इतना लिखने वाली बात है नहीं एक्चुअली में, ध्यान रखिएगा। आप खुद देखते होंगे जब आप क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप करते हैं तो क्या आप इतना टाइम देते हैं क्या? नहीं। मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियोस मुझे लाइव लेने का टाइम थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उन चीजों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा कर मैं डालूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बताइए, जब घड़ी में 8:20 होगा तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो मेरे भाई, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एंगल इक्वल्स टू कोण इक्वल्स टू 11m माइनस 60h डिवाइड बाई 2, और लगा देते हैं मोड। मोड क्यों लगाते हैं? क्योंकि कभी ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, कभी कभी निगेटिव दे देता है, और आपको मालूम है कि जो एंगल है वो निगेटिव कभी नहीं होता। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोलेंगे मिनट, और h क्या रिप्रेजेंट करेगा? आप बोलेंगे r। तो r कितना हो जाएगा? 8, और मिनट कितना हो जाएगा? 20। यही हो जाएगा ना? तब यहां से कैलकुलेट कीजिए, 11 गुना 20 माइनस 60 गुना 8 बटा 2। अब यहां से जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220 माइनस 480 बटा 2, यही हो जाएगा। अब यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 260 बटा 2। अब इसे कैंसिल कीजिए तो माइनस 130 आएगा, तो माइनस 130 लगा दीजिए, और मोड से बाहर करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव एंगल आ जाएगा 130 डिग्री, और ये 130 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में। बेहतरीन आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी। रक्त संबंधी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आपको करवाया था नंबर सीरीज का, याद है? याद है क्या? नंबर सीरीज का प्रश्न करवाया था ना? कौन सा था भाई? पीछे रह गया क्या? जाने दो, खैर कुछ नहीं, कुछ चीजें बताने थी उसमें, नहीं मिल रहा, कितना खोजो, क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड रिलेशन का। देखिए क्या बोला गया है, इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन, कुछ सदस्य का एक परिवार है। बी सेज, बी बोलता है, बी सेज दैट, बी बोलता है कि आर इज द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, हु इज द ओनली डॉटर ऑफ टी। हु वर्ड यूज किया जाता है नियरेस्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन के लिए। तो ये बोला गया यहाँ पे कि बी बोल रहा है कि जो आर है वो मेरी बहन ए की बेटी है। इसका मतलब ये है कि बी है और बी की बहन ए होगी, और ए की बेटी कौन है? तो ये आर है, ठीक है। और जो ए है ना, ये ओनली डॉटर है किसके? टी के। ओनली डॉटर का मतलब होता है एकलौती बेटी। टी के और भी कोई चाइल्ड होंगे तो डॉटर नहीं बल्कि सन होगी, सन होगा। आगे बोला गया है कि x इज द चाइल्ड ऑफ t एंड z। x है वो t और z की चाइल्ड है, इसका मतलब ये है कि x और a आपस में सिबलिंग होंगे, है ना? z के बारे में बोला गया है कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ h। ये ग्रैंड मदर है किसकी? h की। कौन? z। इसका मतलब ये है कि जब z ग्रैंड मदर है तो इनका जेंडर फीमेल होगा, तो t ग्रैंड फादर होगा, जेंडर मेल होगा। k इज मदर ऑफ m, हु इज ओनली सिस्टर ऑफ h। x इज मैरिड टू s, x है ये s के साथ मैरिड है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, x है वो s के साथ मैरिड है, और ये ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं,
ये बोला गया है कि जेड है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एच, ग्रैंड मदर है, के इज मदर ऑफ एम, के मदर है किसकी, एम की, के मदर है एम की, के मदर है एम की। एक बात बताइए, अगर के मदर है एम की, ठीक है, तो एक्स और एस के साथ तो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्स और एस तो आपस में मैरिड कपल। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, ये बोला गया है कि एस और ए स्पाउस है। अरे सॉरी 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 सॉरी, एक्स अनमैरिड है ना, मैंने कंटिन्यू सेंटेंस पढ़ लिया, मुझे इफ का ध्यान नहीं रहा कि एक्स इज अनमैरिड लिखा हुआ है। मैंने पढ़ लिया कि एक्स इज मैरिड टू एस बाय मिस्टेक, सॉरी। एस है वो ए की स्पाउस है। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, पति पत्नी। आपको ये मालूम है कि आपस में पति पत्नी है, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी है ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहां से आप इसे भी हटाइए, एक्स को भी हटाइए, एक्स को दूसरे साइड कनेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे एस होगा और एस का जेंडर मेल होगा। यहाँ पे मैं ले लूं एक्स को। अच्छा, एक्स जब अनमैरिड है, इसका मतलब ये मैं कर सकता हूं क्या, कि जब एक्स अनमैरिड है, ठीक है, तो एक्स को यहाँ पे मैं दे दूं और यहाँ पे मैं बी को दे दूं, और बी को मैं मैरिड कर दूं किसके साथ, कौन बच गया, के मदर है ना एम की, तो यहाँ पे मैं के को लेकर आ जाऊं और एम को मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊं, और ये इकलौती सिस्टर है किसकी, एच की, तो एच को यहाँ पे मैं दे दूं, तो हो गया ना कि जो जेड है वो ग्रैंड मदर है एच की, तो ये भी बन गया। अच्छा, जब के मदर है एम की, तो इसका मतलब बी है ये बाप बनेगा, फादर बनेगा। डायग्राम आपका सोल्व। अच्छा, एक चीज और, ए है ये ओनली डॉटर है, इसका मतलब एक्स का जेंडर मेल होगा। आपसे ये पूछा है कि बताइए के है वो एस की क्या लगेंगी, तो के है वो एस की सिस्टर इन लॉ है ना, ये है ये एस की सिस्टर, ये है वो सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड लगेंगे ना, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ। हाँ, ये भी बोल सकते वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, ये भी चलेगा, ब्रदर इन लॉ की वाइफ है। अच्छा, ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में, समझ रहे बात को। और ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी 68 का जो एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था 12 फरवरी 2023 का पेपर है, और ये सेट बी का में पूछा गया था। जिनका भी सेट बी होगा वो देखिएगा, उसमें प्रश्न ये मिल जाएगा। आगे चलिए, नंबर सीरीज क्वेश्चन नंबर 16, ये भी प्रश्न पूछा गया है 68 बीपीएससी। ठीक है, सेम डेट को पूछा गया है, 12 फरवरी 2023, सेम डेट को। देखिए, 15 से 20 पे आप चलेंगे, आपको +5 करना पड़ेगा। 20 से 32 पे चलेंगे +12, 32 से 62 पर +30, 62 से 118 पे चलेंगे तो यहाँ पे कितना 56, और यहाँ से यहाँ पे चलेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 0, और ये हो गया 3 और 130। एक बात बताइए, इस 5 को 2 का स्क्वायर +1 लिखेंगे, इस 12 को 3 का स्क्वायर +3 करेंगे, इस 30 को आप 5 का स्क्वायर +5 करेंगे, इस 56 को जो 56 है इसका आप 7 का स्क्वायर +7 करेंगे, और 130 को आप क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर, और नहीं 11 का स्क्वायर नहीं, 11 का स्क्वायर आएगा 0 3 1 130, सही है। 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। ये है ये नहीं, +11 नहीं होगा, 11 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, +9 कर दीजिए। समझ में आया क्या?
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर हो रहे हैं ना, ये स्क्वायर हो रहा है प्राइम नंबर का। किसका स्क्वायर हो रहा है? प्राइम नंबर का। और जोड़ा क्या जा रहा है? देखिए 1, 3, 5, 7, 9। प्राइम नंबर का स्क्वायर करने के बाद ऑड नंबर को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो अगली बार जब आप यहां से यहां पे चलेंगे तो अगला प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेगा 13 का स्क्वायर करेंगे और अगला ऑड नंबर मिलेगा 11, और 13 का स्क्वायर 169 और प्लस 11 करेंगे तो 180 मिलेगा। तो 248 को इसमें आप जोड़ दीजिए तो यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, और 8 4 12 और 3 1 4, 428 बनेगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा था किसमें? 17th बीपीएससी के एग्जाम में। इसमें पूछा था प्रीलिम्स में। ठीक है, और ये ठीक है, डेट कौन सा था? 13 दिसंबर 2024। इस दिन पूछा था ये प्रश्न। देखिए यहाँ पे 15 और 10 का डिफरेंस कितना है? 5 है, और 16 और 21 का डिफरेंस 5 है। दोनों का डिफरेंस बराबर है। यहाँ पे भी देखिए 13 और 10 का 3 है, और यहाँ पे भी देखिए 7 और 10 का 3 है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए 21 और 14 का डिफरेंस 7, तो यहाँ पे भी तो 7 का डिफरेंस होगा। अच्छा, ये वाला नंबर आप क्या देख रहे हैं कि पहले वाले नंबर से ग्रेटर है, इसमें भी 7 से ग्रेटर है, इसमें भी तो ग्रेटर आएगा। इसका मतलब 15 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा, और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आप बोलेंगे बीच वाला नंबर कैसे आया? तो जो इक्वल डिफरेंस है ना, इसमें +1 कर दीजिए। तो ये अगर 36 की बात करते हैं तो 5 + 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ये अगर आप 16 की बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 3 + 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 64 की बात करते हैं तो 7 + 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आगे चलिए कोडिंग डिकोडिंग। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आप देख रहे हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। और ये प्रश्न पूछा गया है 17th बीपीएससी के एग्जाम में। सेम डेट को 13 दिसंबर 2024 को। और ये क्वेश्चन एक और एग्जाम में पूछा है। ये तो बीपीएससी में पूछा है। जो बिहार स्टेट का परीक्षा होता है ना, बिहार स्टेट का जो एग्जाम हुआ था टीजीटी, इसमें पूछा था, जो सोशल साइंस के लिए एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसमें भी पूछा था, और ये इस एग्जाम में पूछा था 18 सितंबर 2023 को, शिफ्ट 6 में पूछा था। ये दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो बीपीएससी 70 में पूछा था, और बिहार स्टेट में भी पूछा था ये क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर का रिलेशन मुझे चेक करना है, जो इसका कोड दिया गया है इसके साथ। हमारे पास है COMPUTER, ये दिया गया है। आपके पास कोड है R, आपके पास कोड है FUVQNPC। कुछ नहीं किया है, पहले तो फर्स्ट और लास्ट लेटर को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, अच्छा मेडिसिन में पहला लेटर M है और लास्ट लेटर E है, तो पहला E बनेगा और लास्ट में M जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो कैंसल हो गया। अच्छा आगे देखिए इसके बाद अगर O में +1 करेंगे तो ये P बनेगा, और E में +1 करेंगे तो ये लेटर F आएगा, और T में +1 करेंगे तो ये लेटर U आएगा, और M में +1 करेंगे तो ये लेटर N आएगा, और इस U में +1 करेंगे तो ये लेटर V आएगा, और इस P में +1 करेंगे तो ये लेटर Q आएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास मेडिसिन दिया है ना, मेडिसिन का पूछा है ना, MEDICINE, तो यहाँ पे तो E आएगा और यहाँ पे M आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस E में +1 करेंगे तो F इस वाले जगह पे आएगा FM होगा। ऑप्शन नंबर डी भी कैंसल, क्योंकि यहाँ पे EM है। N में +1 करेंगे तो यहाँ पे लेटर O आएगा, E के बाद O, तो कैंसर बच तो गया, ये आ तो गया ऑप्शन नंबर सी।
आ गया ना ऑप्शन नंबर सी, बस एलिमिनेट कर लीजिए, है ना। अगर आप निकालेंगे भी तो आप बताइए, ये आई में +1 कर दीजिए तो जे आ जाएगा, सी में +1 कर दीजिए तो डी आ जाएगा, आई में +1 कर दीजिए तो जे आ जाएगा, डी में +1 कर दीजिए तो ई आ जाएगा। आ गया आपका आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बताइए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ध्यान से। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ बॉय से, एक फोटोग्राफ की तरफ कोई एक छवि है, कोई एक तस्वीर है, इसकी तरफ इशारा करते हुए एक लड़का की तस्वीर है, एक लड़का की तस्वीर है, इसके तरफ इशारा करते हुए सुरेश बोलता है, ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ओनली सन। मेरे भाई, माई मदर्स ओनली सन का मतलब हिमसेल्फ हो गया क्या? अरे खुद ही तो हो गया, स्वयं ही तो हो गया, बताइए। और इसी का बेटा मतलब यही तो बॉय बनेगा। तो बताइए, ये जो सुरेश है उस लड़के का बाप लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें बस लैंग्वेज को पकड़ना होता है और कुछ नहीं। आगे चलिए, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, आज का आखिरी प्रश्न। इनमें 4 ऑप्शन है, चारों में विषम कौन है ये बताना है। अब मुझे बताइए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 73 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है जिसे आप बोलते हैं अभाज्य। 109 प्राइम नंबर है जिसे आप बोलते हैं अभाज्य। 61 भी प्राइम नंबर है जिसे आप बोलते हैं अभाज्य। तो मेरे भाई, ये जो 91 है ये तो आपका कंपोजिट नंबर हो गया, जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 मार्क करने के बाद, और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली क्लास में। आप सभी जरूर जुड़िएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन 20 भले ही है, मैं चीजों को समझाकर करवा रहा हूँ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, इसीलिए टाइम लगता है। ये मत सोचिएगा कि 1 घंटे में 20 क्वेश्चन ही करवाए, आप वीडियो फास्ट करके देखिए। ठीक है भाई, मैं तो बिल्कुल आराम से ही चलने वाले हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं कि जो चीजों को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वक्त लेते हैं, तो मुझे उनको भी लेकर चलना है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में, इसी तरीके से शानदार सेशन के साथ, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ, एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ मिलते हैं। तो इजाजत दीजिए। जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।